हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लॉन्ग वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसका दूसरा पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ में अपलोड हो चुके हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, या आपको यहाँ पे वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे ही मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, गिव देयर यूजेस। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, क्लासिफाई करिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो दवाएं होती हैं जो हाइपरटेंशन को यानी हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, समझ रहे हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक एडल्ट का? 120/80, यानी सिस्टोलिक 120 होता है, और क्या कहते हैं जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। क्लासिफिकेशन देखिए तो सबसे पहले डायूरेटिक्स है, ठीक है ना। डायरेटिक्स में भी कई सारी हैं, आपने पीछे भी पढ़ा है। तो इसमें थायाजाइड हो गया, पोटेशियम स्पेरिन डायरेटिक और लूप डायरेटिक्स, इनके एग्जांपल जैसे कि क्लोरथायाजाइड हो गया, स्पाइरोनोलेक्टोन और फ्यूरोसिमाइड, ठीक है। दूसरा होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इनकी सारी डिटेल मैंने पढ़ा रखी है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है, क्यों ये नाम पड़ा, कैसे क्या हुआ, इसके एग्जांपल है जैसे कैप्टोपिरिल, रेमिपिरिल। और क्या है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे कि लोसार्टन, वल्सार्टन। और क्या एडिनर्जिक ड्रग्स हैं कुछ और भी इसमें है, जो उसको मैं छोड़ रखा मैंने यहाँ पे, सबको यहाँ पे डाला नहीं है। और भी क्लासिफिकेशन में इसके हैं। तो एडिनर्जिक ड्रग्स में जैसे कि आप आपने पढ़ा ना, तो एडिनर्जिक ड्रग्स में यहाँ पे कौन से एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट हैं, ये कौन से हैं? ब्लॉकिंग एजेंट, क्या आपने पढ़ा ना, ब्लॉकिंग होते हैं। तो उसके एग्जांपल जैसे कि ये क्या है, अल्फा ब्लॉकर है, प्राजोसिन, डोक्साजोसिन या योहिम्बिन आता है। ऐसे क्या आता है, बीटा ब्लॉकर्स में आता है आपका एटिनोलोल, प्रोपरानोलोल। एक आता है अल्फा एंड बीटा ब्लॉकर, जो दोनों को काम करते हैं, दोनों को ब्लॉक करते हैं, लेविटालोल, कार्बिडिलोल। तीसरा आपका सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स, जैसे कि मेथाइल डोपेट और क्या क्लोनिडीन, ठीक है। तो ये कौन से आपके एडिनर्जिक ड्रग्स हैं। एक आता है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि वेरापामिल, अम्लोडिपिन, ये वाली दवा काफ़ी चलती है, ये भी चलती है बहुत ज़्यादा। इसकी आती है डेपिन करके, मुंह में रखते तुरंत क्या है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ऐसे क्या है वेसो डायलेटर, जो हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जैसे कि हाइड्रालाजीन। इस तरीके से ये लोग ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ये दवाएं को यूज़ कब करते हैं? तो हाइपरटेंशन में कर दें, और पूछे तो बता दीजिएगा कि इसको करते हैं एंजाइना वगैरह में कर सकते हैं। कुछ दवाएं इसमें से हैं जो हार्ट फेलियर में भी यूज हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड क्या है, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। गिव टू एग्जांपल्स इन देयर यूजेस। दो एग्जांपल्स लिखने हैं सल्फोनामाइड के और उनके यूजेस बताने हैं। तो सल्फोनामाइड वाज द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। सबसे पहला ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। दे आर ऑल्सो नोन एज सल्फा ड्रग, इनको सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं। ये जो सल्फोनामाइड्स हैं इनको इस तरीके से भी लिखते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सल्फोनामाइड से ये क्या है, ये ग्रुप हैं, कोई एक दवा नहीं है, बल्कि सल्फोनामाइड कुछ ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, दवाओं की। और इनको क्या है आज मतलब क्या है, इनको सिंथेटिक तरीके से बनाया गया, नहीं ये नेचुरल नहीं है, बल्कि लेबोरेटरी के अंदर बनाया गया, जिसको मैन मेड बोलते हैं। और इनका नाम ये क्यों पड़ा है, क्योंकि ये दवाएं जो होती हैं इनके अंदर सल्फोनामाइड केमिकल ग्रुप प्रेजेंट होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया सल्फोनामाइड। एक बीमारी के लिए यूज नहीं होता है, अलग अलग टाइप की दवाएं आती हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए यूज होती हैं सल्फोनामाइड वाली दवाएं। तो दे आर बैक्टीरियो स्टेटिक, और ये जो होती हैं बैक्टीरियो स्टेटिक होती हैं, बैक्टीरिया को किल नहीं करती हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती हैं सल्फोनामाइड जो होती हैं। मैनी पीपल यूज द टर्म सल्फोनामाइड ओनली फॉर एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सल्फोनामाइड है वो एंटीबायोटिक्स होती है, तो ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं। एंटीबायोटिक के तौर पे भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं, एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ एंटीबायोटिक के लिए ही, यानी कि एंटी माइक्रोबियल के तौर पे ही यूज़ नहीं किया जाता है। देयर आर सेवरल नॉन एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड्स, बहुत सारे के अलग अलग जो कि एंटीबायोटिक नहीं है, लेकिन वो सल्फोनामाइड्स हैं, दैट हैव बीन डेवलप्ड बाय द ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन से क्या है उनको डेवलप किया गया, बनाया गया है। दीज आर यूज फॉर द रेंज ऑफ कंडीशंस, इनको क्या अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, क्या कहते हैं रिलीफ को यूज़ किया जाता है, यानी पेन किलर के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि सेलिकोक्सिब आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल से जैसे कि सल्फोना, जैसे कि सल्फा डायाजीन, ठीक है ना। एग्जाम्पल दो मांगे थे, यहाँ तीन है। सल्फा डायाजीन हो गया, ऐसे क्या सल्फा सेटामाइड है, क्या सल्फा सेटामाइड हो गया, डेप्सोन हो गया। तो दो तीन आप ये एग्जाम्पल्स जरूर याद कर लीजिएगा, सल्फोनामाइड के बारे में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है किसी न किसी तरीके से। इनके यूजेस क्या हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इनको यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं, यानी एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि सल्फा मेथोक्साजोल, ठीक है ना। और भी एग्जांपल याद कर लीजिए, जैसे क्रॉन्स डिसीज में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि सल्फा डायल, जैसे कि सल्फा सालाजीन हो गया। ऐसे क्या डायबिटीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि
गिलीब्यूराइड और टोलब्यूटामाइड है। ऐसे क्या फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, फ्लूइड कहीं जमा हो रहा है, ठीक है ना, उसमें भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा ना डायूरेटिक के बारे में, जैसे कि फ्लोरथायाजाइड, फ्लोरोसिमाइड, तो ये सब क्या है जो आपने डायूरेटिक में पढ़ा अभी, फ्लोरथायाजाइड, फ्लोरोसिमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, तो सब भी क्या है एक तरीके से सल्फोनामाइड की वाली ही दवाएं हैं। ऐसे क्या गाउट को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी जो जो हमारे जोड़ों का दर्द होता है जॉइंट्स का, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कि प्रोबिनेसिड है। ऐसे क्या हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि क्लोरथायाजाइड है, ठीक है ना। और क्या है, डायूरेटिक है। पेन एंड इन्फ्लामेशन, दर्द है या इन्फ्लामेशन वगैरह है, या बुखार वगैरह है, तो उसमें भी ज़्यादा, जैसे कि सेलिकोक्सिब हो गया, ट्रोफिकोक्सिब है। ऐसे क्या है रिमेटोइड अर्थराइटिस है, जॉइंट वगैरह में दर्द होता है, इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है, जैसे कि सल्फासालाजीन है। तो ये बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारे इसके यूजेस भी हैं, तो दो चार इसमें से याद कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए बैक्टीरियल वाला याद कर लीजिए, डायबिटीज़ वाला याद कर लीजिए, गाउट याद कर लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और क्या कहते हैं आपका पैन हो गया, तो 4-5 याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट विद एग्जांपल इन यूजेस। ये आपका लास्ट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, यानी एंटी कैंसर भी बोलते हैं इनको। तो क्या कहते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं यूज़ की जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट। तो कैंसर होता क्या है, कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें हमारे मतलब क्या कहते हैं सेल डिवीज़न बढ़ जाता है, समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ के सेल हैं तो नॉर्मली अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनते हैं, लेकिन पता चला कि यहाँ बहुत ज़्यादा बनने लग गए, समझ रहे, तो यहाँ ऊपर से निकल जाता है, ट्यूमर हो जाता है कई बार, तो भी क्या एक तरीके से कैंसर ही होता है। ट्यूमर हो गया, बहुत सारे क्या है ऐसे बढ़ने लग गया। अब कई बार ऐसा होता है कि वो अपने सराउंडिंग को, जब ये ज़्यादा बनते हैं तो उनको एनर्जी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए होता है, अपने सराउंडिंग अपने आसपास वालों पे अटैक करने लगते हैं, पता चला कि वो सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है। ऐसे कई बार ब्लड कैंसर होता है, आरबीसी हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ गए, डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं, समझ रहे हो ना, एक दूसरे को क्या है मार के खा जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या है जो मतलब एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हैं, का आता है एक साइक्लोफॉस्फामाइड, का स्ट्रक्चर भी दे रखा है, समझ रहे, ब्यूसुल्फाइन है, और क्या है मर्केप्टोप्यूरिन है। तो ऐसे भी आता है 6 मर्केप्टोप्यूरिन। ऐसे क्या आता है फ्लोरोयूरेसिल या 5 फ्लोरोयूरेसिल आता है, और ये शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा इसका, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। और क्या सिस्प्लाटिन, ये जहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में दे रखा है, टाइम मिले तो इसका स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन में बहुत सारी हैं, मैंने सिर्फ 3 लिखा है ताकि आप इसको आराम से याद कर सकें, समझ रहे हैं ना। 1-2 दिन के अंदर सारा इतना याद करना आसान नहीं होता है, इसलिए मैंने सिर्फ 3 दे रखा है आपको। तो एक होता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, ठीक है ना, एल्काइलेशन कराते हैं, तो साइक्लोफॉस्फामाइड और ब्यूसुल्फाइन आ जाते हैं इसके। ऐसे क्या है एंटी मेटाबोलाइट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं, तो जैसे कि 6 मर्केप्टोप्यूरिन है, और तीसरा नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है। ये 3 के क्लासिफिकेशन याद कर लीजिएगा। आपको टाइम मिले तो और भी बहुत सारी हैं जो मैंने पीडीएफ के अंदर भी दे रखा है, या क्या कहते हैं मैंने पीडीएफ के अंदर दे रखा है, आप उसको याद कर सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो ये अलग अलग बीमारियों के लिए यूज़ होते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। तो जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, समझ रहे हैं ना, छाती के अंदर कैंसर हो जाता है, के लिए देते हैं। ऐसे क्या ओवरियन कैंसर होता है, ओवरी के अंदर कैंसर हो जाता है, उसमें देते हैं। ऐसे क्या कहते हैं सर्विकल कैंसर हो जाता है, उसमें देते हैं। ब्लड कैंसर में दिया जाता है। ऐसे क्या नेक कार्सिनोमा है, उसमें देते हैं, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर क्या है मतलब कैंसर हो जाता है, ऐसे ब्लैडर का कैंसर होता है, उसमें देते हैं। और बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंसर में दवाओं को यूज़ किया जाता है। बोन मैरो का कैंसर है तो उसमें यूज़ किया जाता है, समझ रहे। बोन मैरो कैंसर मतलब उसमें क्या होगा कि ब्लड जो क्या कहते हैं सेल होते हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जैसे कि पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइथेमिया हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आरबीसीज बढ़ जाएंगे, डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं आरबीसीज बढ़ जाएंगे, डब्ल्यूबीसीज बढ़ जाएंगे, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे, तो उनको भी ट्रीट करने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं, जैसे कि मेक्लोरेथामीन हो गया। ऐसे क्या कहते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड इज मोस्टली यूज फॉर ट्रीटिंग डिफरेंट कैंसर, अलग अलग टाइप के कैंसर को ट्रीट करने के लिए साइक्लोफॉस्फामाइड को यूज़ कर लिया जाता है। विनब्लास्टिन सल्फेट अभी पढ़ा ना आपने, विनब्लास्टिन, इसको यूज़ किया जाता है न्यूरोब्लास्टोमा को ट्रीट करने के लिए। न्यूरोब्लास्टोमा क्या है, न्यूरोब्लास्टोमा क्या है, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर कैंसर हो जाता है, तो उसको भी क्या कहते हैं न्यूरोब्लास्टोमा बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या है टेस्टिकुलर कैंसर है, जो टेस्टिस है उसके अंदर कैंसर हो जाता है, तो उसके लिए भी क्या कहते हैं विनब्लास्टिन को यूज़ किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासीफाई टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट। टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या हैं, या आपको ऐसे पूछ लेता है टॉपिकल एजेंट, ठीक है ना। टॉपिकल एजेंट के बारे में आपको कहता है कि डिफाइन करिए, या उसके ऊपर एक नोट लिखिए, या उसको क्लासीफाई करिए, तो कुछ भी पूछे अगर नोट लिखे तब भी आप ये क्लासिफिकेशन करेंगे, सारी चीज़ें ऐसे ही लिखेंगे आप, ठीक है ना।
दिस सब्सटेंसेज आर यूज टू किल और इनहिबिट यानी प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। वो दवाएं जो कि क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं या उनको ग्रोथ को रोक देती हैं, उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। समझ रहे हैं? जो दवाएं क्या कहते हैं मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को या उनको किल कर देती हैं या उनको ग्रोथ को रोक देती हैं, उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। और अगर वो क्या कहते हैं अगर वो माइक्रोब को किल कर रहा है, ठीक है ना, जैसे बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह को किल कर रहा है, उसको बोलते हैं माइक्रोबीसाइडल। ठीक है ना, साइडल मतलब किल करने वाला है। और अगर वो क्या कर रहा है उनके ग्रोथ को रोक रहा है, उसको बोलते हैं माइक्रोबी स्टेटिक। ठीक है, तो ग्रोथ को रोक देंगे, उसको बढ़ने नहीं देंगे, यानी दो हैं तो दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनते हैं, तो इस तरीके से उनको बढ़ने को रोक देते हैं। अब इनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्या कहते हैं उनके काम करने के बेसिस पे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे उनको हमने इस तरीके से क्लासिफाई किया 5 तरीके से। देखो, होता है एंटीसेप्टिक, होता है डिसइंफेक्टेंट। ठीक है ना, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक वो होते हैं जो कि मतलब अब हम लोग यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं, टॉपिकल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो हम अपने सरफेस पे लगाएंगे, समझ रहे हैं, उसको खाएंगे नहीं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टॉपिकल के बारे में, जो लगाएंगे हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। तो एक होगा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में डिफरेंट भी पूछता है, इन दोनों के बारे में क्या डिफरेंस हो भी बताइए। तो एंटीसेप्टिक जो हम लोग क्या कहते हैं लिविंग थिंग पे, जैसे कि इंसान है, जानवर हैं, प्लांट्स वगैरह, जो लिविंग चीज़ों पे जिनको यूज़ किया जाता है, उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। यानी लिविंग चीज़ के ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकना है, उनको किल करना है। समझ, जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स, इनके ऊपर कर रहे हैं, तो होता है एंटीसेप्टिक। और डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग थिंग पे, जैसे ये फर्श है, दीवारों को साफ करना है, यहाँ से माइक्रोब्स को हटाना है, दूर करना, किल करना है, तो वो होता है डिसइंफेक्टेंट। और जर्मिसाइड तीसरा होता है दीज आर द सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है ना, जर्मिसाइड ये होते हैं कि जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे काम करते हैं, उसको बोलते हैं जर्मिसाइड। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो मतलब बड़े पैमाने पे जो मतलब क्या कहते हैं सफाई करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं जर्मिसाइड। और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। बैक्टीरियोस्टेटिक आपने पीछे भी पढ़ लिया, जो कि मतलब बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देते हैं। और एक होता है सैनिटाइजर। सैनिटाइजर जो होते हैं जो जनरल पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं, ये मार तोड़ते नहीं है, सिर्फ उनको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे कि हमने हाथों में लगा लिया तो उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, उसको दूर कर देते हैं। ठीक है ना। और क्या कहते हैं जो उनके ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी बैक्टीरिया जिनके जरिए से ग्रोथ करता है, मेटाबॉलिज्म होता है उसका, तो उसको ये लोग क्या कहते हैं डिस्टर्ब कर देते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं अपना मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाता है। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के एग्जाम्पल जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट, आयोनिक सिल्वर, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, और क्या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, बोरिक एसिड, ऐसे क्या है ब्लीचिंग पाउडर, और पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। 2-3 एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके ऊपर एक नोट लिखिए। समझ रहे हैं, ऐसे क्या कहते हैं बोरिक एसिड के ऊपर मान लीजिए पूछ लिया, इसके ऊपर ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि एक इसके ऊपर नोट तैयार करना है आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। इनके ऊपर एक आपको छोटा सा नोट लिखना है। ठीक है ना, आपका एंटासिड हो गए, हेमेटेनिक्स हो गया, मेडिसिनल गैसेज हो गए, तो इनके ऊपर एक छोटा सा नोट लिखना है, उनके एग्जांपल्स बताने हैं। तो एंटासिड क्या होते हैं, तो जो क्या कहते हैं एंटासिड वो चीज़ें होती हैं जो एक्सिस अमाउंट में जो एसिड हमारे स्टोमक के अंदर है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं एंटासिड, यानी एसिड के अगेंस्ट जो काम करती हैं। तो ये बेसिक नेचर के होते हैं, समझ रहे हैं ना, एंटासिड जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। और हमारे क्या कहते हैं स्टोमक के अंदर जो एक्सिस अमाउंट में एसिड रिलीज है या एसिड रिलीज हो रहा है या पहले से है, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो वो होते हैं एंटासिड। अब ये पूछ लेता है कई बार कि आइडियल प्रॉपर्टी बताइए कि एंटासिड कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या खूबियाँ होना चाहिए। तो वो नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए, यानी वो एब्जॉर्ब होके हमारे ब्लड में नहीं जाना चाहिए, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं होना चाहिए, और क्या है वो रैपिडली काम करे, और क्या कहते हैं अच्छा सा इफेक्ट दे और लंबे समय तक दे। इट शुड नॉट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, और बहुत ज़्यादा गैस न बनाए, पता चला कि आदमी उसको पी लिया दिन भर क्या है गैस ही निकालता रह जा रहा है। ठीक है ना। और क्या इट शुड नॉट इंटरफेयर विद फूड एब्जॉर्प्शन, और हमने फूड खाना जो खाया उसका डाइजेशन या उसका एब्जॉर्प्शन जो है, तो उसके साथ में कुछ इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। डाइजेशन, खाने को हजम किया, उसको फिर क्या है ब्लड के अंदर पहुंचाया, तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इनके एग्जांपल जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर है, ठीक है ना, मेगाल्ड्रेट है, और क्या है सोडियम बायोकार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में कई बार पूछा गया है, डेंटल प्रोडक्ट में भी आ जाता है आपके, और यहाँ पे भी आ रहा है, समझ रहे हैं। ये पूछ सकता है या इसके ऊपर एक नोट पूछ सकता है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, एंटासिड के।
इनको यूज़ क्यों किया जाता है तो आपको ये भी मालूम हो गया। इट इज़ यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर, समझ रहे हैं, हमारे पेटों में कहीं अल्सर हो गया, अल्सर मतलब होता है कहीं जख्म हो गया, समझ रहे हैं, छाला पड़ गया, कहीं पे कट गया, अंदर अंदर साइड में जीआईटी में, ऐसे क्या होता है पेप्टिक एसोफेगाइटिस हो गया, एसोफेगस के अंदर क्या है समझिए कि इन्फ्लामेशन हो गया और उसमें कट वट लग गए हैं। ऐसे क्या इट इज़ यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब एसिडिटी हो रही है तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए इसको माइल्ड एस्ट्रिंजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए स्किन अंदर वाला भी हो सकता है, स्किन पे जैसे कि यहाँ पे कट लग गया तो इसके लगा देंगे तो उस कट को ये ढक देगा, समझ रहे हैं ना, वो होता है एस्ट्रिंजेंट, उसको ढक देगा ताकि ऊपर से बैक्टीरियल या किसी भी तरह का मतलब क्या कहते हैं इन्फेक्शन ऊपर ना हो सके। ऐसे इसको क्या एंटासिड के तौर पे यूज़ किया जाता है। हेमेटिनिक्स क्या होती हैं, इसके स्पेलिंग में कभी आप देखेंगे अमेरिकन इंग्लिश में ए नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना, लेकिन ए भी आता है। तो ये वो दवाएं होती हैं जो क्या करती हैं इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड, हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन को बढ़ा देते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि हेमेटोनिक्स वो दवाएं होती हैं जो कि आयरन डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, समझ रहे हैं, आयरन डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि हेमेटोनिक्स वो दवाएं होती हैं जो अनेमिया को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, या आयरन डिफिशियंसी अनेमिया को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, समझ रहे हैं। तो ये आप सारी डेफिनेशन बता सकते हैं इसकी। अब ये अनेमिया क्या होता है, तो अनेमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर एनफ अमाउंट में हेल्दी आरबीसीज की कमी हो जाती है। हेल्दी आरबीसीज हमारे बॉडी के अंदर एनफ अमाउंट में नहीं होते हैं, तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आयरन पूरी मात्रा में नहीं है, आयरन की कमी हो रही है, आयरन डिफिशियंसी हो जाती है जब, तो उसकी वजह से भी क्या होता है अनेमिया हो जाता है। तो उसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इनको दिया जाता है। अलग दूसरे रीज़न की वजह से अगर अनेमिया हुआ है तो उसमें इनको नहीं देंगे, आयरन डिफिशियंसी अनेमिया है तो उसमें को दिया जाता है, जैसे कि फेरस सल्फेट हो गया, फेरस फ्यूमरेट हो गया, और क्या कहते हैं फेरिक अमोनियम सिट्रेट हो गया, और क्या कहते हैं फेरिस, और क्या कहते हैं फेरस एस्कॉर्बेट है, और कार्बोनिल आयन है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने लास्ट ईयर में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ बनाई थी। आपके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो उसको भी आप देख लीजिए, ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट में भी आप करिए। उसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं तो उसको भी आप देख लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आपको ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है और बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। बहुत सारे कहते हैं सर ये क्वेश्चन कुछ कम है, आप और ज़्यादा क्वेश्चन हमको दीजिए। तो जिनको और ज़्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो मैंने आपको बताया कि जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखे हैं उनको आप देख लीजिए। सिर्फ क्वेश्चन नहीं मांगते हैं ना, दिक्कत यही है, सिर्फ क्वेश्चन मांगे तो आदमी 100 क्वेश्चन बना के दे दे, तो जब क्वेश्चन बना देते हैं तो फिर कहते हैं सर इसके आंसर दीजिए। तो इसलिए कह रहा हूँ आंसर के साथ में डाल रखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और लास्ट ईयर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ है। ऐसे क्या होते हैं एमसीक्यूज बहुत सारे मांगते हैं तो एमसीक्यूज की भी मैंने क्या सीरीज़ बना रखी है। लेकिन मैं यही कहता हूँ भाई आप लोग एमसीक्यूज के चक्कर में ना पड़िए, समझ रहे हैं ना, एमसीक्यूज के चक्कर में आप ना पढ़िए, टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है इसमें। लेकिन मैंने जो एमसीक्यूज बना रखी है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक एक एमसीक्यूज हैं, बल्कि वहाँ पे एमसीक्यूज के पीछे की पूरी थ्योरी मैंने समझा रखी है। तो उसमें समझिए आपके जो 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी वहाँ से आपके क्या बहुत सारे मतलब फंस जाते हैं, जो मैंने एमसीक्यूज बना रखे हैं अलग अलग टाइप के, समझ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेडिसिनल गैसेस के बारे में पूछता है, तो क्या है कुछ गैसेस ऐसी हैं जो लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर उनकी कमी हो तो उनकी जान जा सकती है। लिविंग थिंग बोल रहा हूँ, सिर्फ इंसान नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि क्या कहते हैं ऑक्सीजन है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड है किसी दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, समझे। तो इनकी जो कमी होगी तो उससे क्या है हम उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। ऐसे क्या है कुछ इनके कुछ गैसेज ऐसे हैं जो जिनके मतलब क्या कहते हैं थेरापेटिक वैल्यूज़ हैं, तो उन्हीं को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बारे में तो आप बहुत सारा कुछ जानते हैं, तो क्या कहते हैं इसको लिविंग गैस भी कहा जाता है, ऑक्सीजन को भी लिविंग गैस भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इट इज़ सो मच इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ये जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी क्या है, और भी क्या कहते हैं जो जीव जंतु हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इसके बारे में पूछता है कि स्टोरेज कंडीशन बनाइए। अब इसका फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, मैंने तो इसका स्टोरेज कंडीशन पूछ लिया कई बार। तो इट शुड बी स्टोर्ड एंड सप्लाई इन मेटेलिक सिलेंडर, मेटेलिक यानी मेटल का बना हुआ सिलेंडर होना चाहिए, उसके अंदर इसको क्या है हम लोग सप्लाई करेंगे और स्टोर करेंगे। अंडर प्रेशर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, प्रेशर के साथ में भरा हुआ होना चाहिए, प्रेशर मशीन आती है इसको भरने के लिए, ठीक है ना। दिस शोल्डर ऑफ दिस सिलेंडर शुड बी पेंटेड विद वाइट कलर, और इसका जो क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए ये इसका सिलेंडर है, इसका जो शोल्डर है, ये शोल्डर वाला हिस्सा है, तो इसको क्या है वाइट कलर में पेंट किया हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो पार्ट है वो उसको ब्लैक में रखेंगे।
द नेम एंड सिंबल ऑफ ऑक्सीजन शुड बी पेंटेड ऑन इट, और इसके ऊपर इसका सिंबल भी बना होना चाहिए और उसका नाम भी लिखा हुआ होना चाहिए। अब इसका यूज़ क्या है, तो इसको हाइपोक्सिया यानी क्या कहते हैं ऑक्सीजन की कमी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे एनेस्थेसिया में भी इसको यूज़ किया जाता है, यानी कुछ दवाओं को मतलब बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने के लिए इसको व्हीकल के तौर पे यानी इसके अंदर मिला के उनको क्या यूज़ किया जाता है। ऐसे अस्थमा के पेशेंट को ज़रूरत पड़ जाती है कई बार, ऐसे क्या किसी का भी मतलब दिक्कत हो जाती है, सांस फूलने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको किसी भी मतलब कंडीशन में दिया जा सकता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ऐसे किसी को क्या है बहुत ज़्यादा इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया है तो उसको पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए भी इसको दिया जाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा ना, अंगीठी जला देते हैं तो वहाँ पे क्या कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने लगता है। अब वो जब आता है ना अंदर, अब हवा के अंदर तो सब है, ऑक्सीजन भी है वो भी है, तो जो हमारे हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पूरी बॉडी में उसी को फैला देते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ज़रूरी होता है, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ये सारे काम कार्बन डाइऑक्साइड, इसके सारे काम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कर सकता है। फिर क्या होता है, आदमी की एनर्जी कम होने लगती है, एटीपी नहीं बन पाएगा, हार्ट भी काम नहीं कर पाएगा, आदमी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। समझ रहे हैं। इज यूज एज डाइल्यूएंट फॉर वोलेटाइल एंड गैसियस एनेस्थेटिक्स, ये आ गया ना गैसियस, या क्या कहते हैं कोई लिक्विड है या कोई क्या कहते हैं गैसियस एनेस्थेटिक है, तो उसको इसके साथ में मिला के बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया जाता है, बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। और क्या दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इट तो इस तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या है, इसको स्टोर और क्या कहते हैं सप्लाई करेंगे मेटेलिक सिलेंडर के अंदर, अंडर प्रेशर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो शोल्डर है उसको पेंट करना चाहिए ग्रे से, ठीक है ना, ग्रे कलर से पेंट हुआ होना चाहिए, और उसका जो नाम है और जो उसका सिंबल है वो उसके ऊपर पेंट हुआ होना चाहिए। इसका यूजेस क्या है, तो मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर यूज फॉर ट्रीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको ऑक्सीजन के साथ मिला के यूज़ किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड है मेडिसिनल गैसेस के अंदर, तो इसको क्या कहते हैं लॉफिंग गैस भी बोलते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है ना। और क्या है, ये भी एक तरीके का मेडिसिनल गैस है, और इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, तो इसको भी सेम वही सारी चीज़ें हैं। और इसका क्या है कौन से कलर में, तो इसको ब्लू कलर से उसका शोल्डर पेंट करते हैं, और इसका सिंबल और इसका नाम उसके ऊपर पेंट हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड 50-50 रेशियो यूज फॉर द रिलीफ ऑफ चाइल्ड बर्थ पेन, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो पेन होता है, दर्द होता है, तो उसमें रिलीफ के लिए इसको क्या ऑक्सीजन के साथ मिला के एडमिनिस्टर किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज एनाल्जेसिक, और ये क्या है एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारण के लिए, दर्द को कम करने के लिए पेन किलर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। एनेस्थेसिया में भी इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई एनसैड्स यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स विद एग्जाम्पल और यूजेस, आपको इसको बताना है और एक्सप्लेन करना है एनाल्जेसिया क्या होता है। तो दी ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट इन्फ्लामेशन एंड माइल्ड टू मॉडरेट पेन एंड फीवर आर कॉल्ड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी ये वो दवाएं होती हैं इन्फ्लामेशन को या माइल्ड टू मॉडरेट पेन, यानी क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा या थोड़ा से और ज़्यादा यानी मॉडरेट दर्द है, या तो फीवर चाहे कैसा भी हो, उनको ट्रीट करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं वो आती हैं आपकी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में, ठीक है। अब इन्फ्लामेशन में कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें दर्द भी होता है, इन्फ्लामेशन में सूजन हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, समझ, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपके इन्फ्लामेशन के अंदर, तो उसमें इनको दिया जाता है। तो इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। एक क्या होते हैं सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होते हैं, जो जैसे कि ये कॉक्स क्या एक तरीके का एंजाइम होता है, ठीक है ना, कॉक्स 1 भी होता है, कॉक्स 2 भी होता है। अब इसका पूरा प्रोसेस मैंने इसको पढ़ा रखा है, इसका जाके आप चैप्टर देख सकते हैं पूरा। तो क्या कहते हैं जो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर होते हैं तो वो दोनों पे काम करते हैं, कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों पे काम करते हैं। कॉक्स का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। तो इसके अंदर आते हैं आपके सेलिसिलिक, आप इसके अंदर आते हैं आपके सेलिसिलेट्स जैसे कि एस्पिरिन हो गया, इंडोल डेरिवेटिव जैसे कि इंडोमेथिसिन हो गया, ऐसे क्या प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, ऐसे क्या कहते हैं एरिल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं जैसे कि डाइक्लोफेनेक हो गया। अब सब याद ना हो तो एक दो को इसमें से आप मिस भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, मैंने वैसे भी कम कर रखा है। दूसरा आपका है प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, ठीक है ना, ये प्रिफरेंशियल कॉक्स पे यानी कॉक्स 2 पे काम करेंगे, जैसे कि न्यूमेस्टाइड हो गया और टॉक्सिकैम हो गया, ये बहुत डेंजरस होता है। सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर जो सिर्फ कॉक्स 2 पे ही काम करता है, जैसे कि सेलिकोक्सिब, रोफेकोक्सिब। चौथा आपका एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, समझ रहे, एनाल्जेसिक यानी दर्द को भी कम करता है, ये भी दर्द को कम करता है, ऐसी बात नहीं है। एंटीपायरेटिक यानी बुखार को भी ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है,
और क्या कहते हैं विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी, और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन इसके अंदर कम होता है, समझ रहे हैं, इन्फ्लामेशन सूजन वगैरह को कम करने की ताकत इसके अंदर कम होती है। इसका एक एग्जांपल है पैरा अमीनोफेनोल डेरिवेटिव, जैसे कि पैरासीटामोल, जो कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, इसका दूसरा नाम भी याद कर लीजिएगा एसिटामिनोफेन। ऐसे क्या पैराजोलोन डेरिवेटिव जैसे कि मेटामिजोल, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं, एनाल्जेसिया के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिया मतलब दर्द वगैरह है, दर्द वगैरह को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर में दर्द हो गया, ऐसे क्या कहते हैं दांतों में दर्द हो गया, मसल्स में दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस हो गया, हड्डियों में सब जोड़ों में दर्द हो रहा है, इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया है, माइग्रेन में इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे डिसमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले या टाइम पे या बाद में जो दर्द होता है तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे क्या कहते हैं बुखार के लिए यूज़ किया जाता है एंटीपायरेसिस के तौर पे, ठीक है ना। एनसेट्स आर यूज टू ट्रीट फीवर, ऐसे क्या इसको एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, सूजन वगैरह हो जाता है, जोड़ों के अंदर बहुत दर्द होता है, स्टिफनेस हो जाता है। एनाल्जेसिक के बारे में पूछा है तो ये वो सब्सटेंस हैं या वो दवाएं होती हैं जो कि मतलब क्या कहते हैं रेड्यूस करती हैं पेन को, दर्द को, और ख़ास तौर से जो मतलब सीवियर पेन में इनको यूज़ किया जाता है एनाल्जेसिक्स को, इनकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे काम करते हैं, समझ रहे हैं। और ये जो क्या कहते हैं एनाल्जेसिक आर पेन किलर्स दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओपियोइड्स, तो ओपियोइड से रिलीज होती हैं ना जो जो दवाएं ओपियोइड से मिलती हैं, अफीम से मिलती हैं, ओपियम से मिलती हैं, वो उन वाले पेन किलर्स को हम लोग बोलते हैं एनाल्जेसिक्स, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, डाईमॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, आपके सिलेबस में ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ये मतलब जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सीवियर पेन है, उस कंडीशन में इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट द केमिकल नेम इन स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, तो इसमें मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ मुझे ब्राइटनेस कम करना है, बाकी चीज़ें आप इनके स्ट्रक्चर देख लेंगे, समझ रहे हैं ना। क्या करेंगे आप स्ट्रक्चर देखेंगे, और अगर काम आप इसको केमिकल नेम याद कर सकते हैं तो केमिकल नेम भी आप इसके क्या करेंगे याद कर लेंगे, ठीक है। तो आपको किसका किसका देखना है, फेनिटोइन का देखना है, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है, केमिकल नेम है। जैसे नोर एपिनेफ्रिन का देखना है आपको, पर देख लो जिसको भी देखना भाई अच्छे से देख लो, ठीक है ना, याद भी कर लेना, और इसको गूगल पे भी सर्च करके आप देख सकते हो। उस पर डोपामीन है, और क्या है फ्लोरोसिमाइड है, मेटफॉर्मिन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो आप। और क्या है आपका एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, और क्या है साइक्लोफोस्फामाइड, इसका स्ट्रक्चर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, नजर नहीं आ रहा है, तो देख लेना आप लोग इसको, ठीक है। और क्या आपका ये क्या है फ्लोरोयूरेसिल यानी 5 फ्लोरोयूरेसिल है, इसका स्ट्रक्चर आसान है, इसका स्ट्रक्चर दे भी रखा है, इसको देख लेना आप लोग एक बार। उसके बाद आपका क्लोरोक्वीन है, समझ रहे, क्लोरोक्वीन और ऑफ्लोक्सासिन, तो ये इतने स्ट्रक्चर आप लोग देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग ड्रग्स, इन दवाओं के ऊपर आपको क्या एक शॉर्ट नोट लिखना है, इसमें क्या एट्रोपिन हो गया, डायजेपाम हो गया, साइक्लोफोस्फामाइड हो गया, डेप्सोन हो गया, आइसोनियाजिड हो गया, पिलोकार्पिन है, सिल्वर नाइट्रेट है, जो पेंटल सोडियम है, सोडियम फ्लोराइड है, कई सारे के बारे में तो मैंने आपको बीच में ही बता दिया था, नोरेपिनेफ्रिन है, एसिटाइल कोलिन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, प्रोप्रानोलोल है, और क्या क्लोराम फेनिकोल है। ये आपके क्या है तकरीबन 8-10, ये तकरीबन 10 या 12 दवाएं हैं, तो इनके बारे में आप ना जब आपको टाइम मिले बाद में इसके ऊपर एक छोटा छोटा सा 4-4 लाइन का 3-3 लाइन का एक नोट तैयार कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे आप इसका हल्का सा बताएंगे कि ये किस क्लास की दवा है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है, इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे, इसके आंसर आप खुद तैयार करेंगे, इनके आंसर मैंने दे पाऊंगा अभी, तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं, मैं चाह रहा हूँ दूसरे सब्जेक्ट के भी बना दूँ, और सब मैं ही नहीं करूँगा, आप खुद भी कुछ करो। अगला क्वेश्चन है डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को डिफाइन करना है। सबसे पहला क्या है मियोसिस, दूसरा है माइड्रिएसिस, तो मैं इनको नहीं पढ़ के मैं सीधे आ जाता हूँ। तो मियोसिस क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पुपिल और आई इज कॉल्ड मियोसिस, ठीक है ना। मियोसिस जो आपकी कहते हैं एसिटाइल कोलिन वाली दवाएं होती हैं, यानी जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो मियोसिस कराती हैं। मैं इसका वो बढ़ा दूँ ब्राइटनेस, तो जो क्या कहते हैं जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं ना, जैसे कि पिलोकार्पिन है, ये सब क्या करते हैं म्यूसिस कराती हैं। उसी का उल्टा जो होता है माइड्रिएसिस जो डायलेशन कराए, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, वो क्या कराएंगी आपको वो डायलेशन करा देती हैं। ऐसे क्या हाइपर टेंशन, तो आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसको बोलते हैं हाइपर टेंशन। और क्या डायबिटीज़
शुगर का लेवल बढ़ जाए। एंजाइना चेस्ट पेन को बोलते हैं, ठीक है ना, एंजाइना किसको बोलते हैं, चेस्ट पेन को। लैक ऑफ ब्लड हो जाता है, यानी ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है हमारे हार्ट के मसल्स तक, चाहे किसी भी रीजन से हो, तो उसकी वजह से फिर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है, फिर हार्ट मसल्स क्या है उनको दिक्कत होने लगती है, पूरा उनका एनर्जी वगैरह वहाँ पे नहीं बन पाता है। और क्या है आपका एनाल्जेसिक किसको बोलते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा है एनाल्जेसिक किसको बोलते हैं। एपिलेप्सी भी मैंने आपको इसी एपिलेप्सी भी आपको मैंने बता दिया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, रैपिडली होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है अनकंट्रोल्ड शेकिंग ऑफ बॉडी, आदमी का मतलब बदन हिलने लगता है, गिर जाता है आदमी, ठीक है ना। और ये क्या होता है नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, जिसको कन्वल्जेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, सीजर भी बोलते हैं, मिर्गी बोलते हैं। एंटागोनिस्ट क्या होता है अभी मैंने आपको पीछे भी बता दिया है। और क्या होता है एनीमिया क्या होता है अभी मैंने बता दिया। और क्या हाइपोक्सिया, लेक ऑफ ऑक्सीजन लेवल इन बॉडी बोलते हैं हाइपोक्सिया, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल की कमी हो जाए। फिर अगला क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ये जो कुछ स्ट्रक्चर हैं इनके नाम बताने हैं आपको, समझ रहे हैं, इनके क्या करना है आपको नाम बताने हैं। तो आपका क्या हो गया इसमें फ्यूरेन हो गया, समझ रहे हैं, फ्यूरेन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। और क्या है पायरोल का स्ट्रक्चर बना लीजिए, बहुत आसान है। और क्या है पायरिडीन है, और क्या कहते हैं थियोफेन है, और भी दो चार मैंने जो बताए थे मेन मेन से, इतना आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे लॉन्ग वाले ये यहीं पे कंप्लीट हो रहे हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। तो अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आपके लिए मैं कैसा मतलब सांवला सांवला सा हो गया हूँ। तो ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है, मैं बार बार अपना वो कम कर रहा हूँ, कभी ज़्यादा कर रहा हूँ, ये सब किसके लिए हो रहा है, आपके लिए। और आप हो के एक वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो बहुत सारी अभी ये वीडियो इतने में ही अपलोड नहीं हो जाती है, फिर इसमें कहीं पे बहुत सारा मिस्टेक हो जाता है, कहीं पे आवाज़ ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, कहीं पे कुछ वर्ड्स कट गए हैं, तो उन सबको निकालना पड़ता है। फिर अगर ऐसे ही अपलोड कर दूँ तो वीडियो को क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको, तो इसलिए उसको एक प्रोसेस से और गुजारना पड़ता है ताकि अच्छी क्वालिटी में जाके मतलब अलग अलग क्वालिटी में मिलने लग जाए, समझ रहे हैं ना। अलग अलग देखते हैं कि 1000 और 720 और पता नहीं क्या क्या आता है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, फिर अपलोड करना, टैग टाइटल सब कुछ करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, समझ रहे हो। तब जाके एक वीडियो क्या है मतलब जन्म दे पाते हैं हम लोग, एक वीडियो को तब जाके मतलब आप तक पहुंचा पाते हैं। और आप लोग हो कि वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और जो लोग आप में से फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो उनको चाहिए कि वो ज्वाइन बटन का जो ऑप्शन है उस पर जाके आप हमें क्या है फाइनेंशियली सपोर्ट करें। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि आप सब लोगों के बहुत सारे अच्छे मार्क्स आएँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आए, सब लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।